नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आप किसी भी परीक्षा का सिलेबस उठाकर देख लीजिएगा, बीए से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर तक। आप यदि आपने हिंदी को विषय के रूप में चुना है तो आपके सिलेबस में यह टॉपिक अनिवार्य रूप से लगा हुआ होगा। जितने भी राज्यों के टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के सिलेबस चेंज होकर नए आ रहे हैं, उसमें किताबें जो थी 9 to 12 की वो हटा दी गई हैं और इस वाले पोर्शन को बढ़ा दिया गया है। यानी आपके आधे से ज़्यादा प्रश्न अब हिंदी साहित्य के इतिहास से आएंगे। तो उसी की तैयारी के लिए यह तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ इतिहास वाली पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। अब तक हम आधुनिक काल में पहुंच गए हैं पढ़ते हुए। आधुनिक काल के अंतर्गत भी हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग को पढ़ लिया है। इन सभी के अंतर्गत इनके प्रमुख लेखक, उनकी प्रमुख रचनाएं और उन रचनाओं से पूछे जाने वाली प्रमुख काव्य पंक्तियों के विषय में हमने पढ़ लिया है। आज की जो कक्षा रहेगी हमारी, वह रहेगा छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल में प्रगतिवादी काल हम पढ़ेंगे। समय सीमा मानी गई है 1936 से 1942। तो छायावादोत्तर काल की समय सीमा ये नहीं है। छायावादोत्तर काल में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अन्य कई छोटी छोटी धाराएं आएंगी, लेकिन प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से 1942 ईस्वी सर्वमान्य है, मानी गई है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। परीक्षा में प्रश्न बनता है कि प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है, छायावाद की समय सीमा क्या है, द्विवेदी युग की क्या है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें इस पुस्तक में से पुराने पेपर्स में आपको मिल जाएंगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि चैनल पर लगभग आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी के पुराने पेपर, नेट के तो पूरे के पूरे पुराने पेपर मैं उपलब्ध करवा चुकी हूँ। तो प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। मान लीजिए जैसे कि आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या पहली बार आप हिंदी नेटशाला पे हैं, लेकिन हिंदी नेटशाला तो पूर्व से है, तो प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट है। इसके अलावा जैसे आप उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, ये सब भी अगर ढूंढ रहे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में है। हाँ, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो उपन्यास लगा हुआ है खून का टीका या महाबोझ, तो वो हमारा इसी का जो दूसरा भाग मैंने कर दिया है, हिंदी बुकशाला। देखिए, दो चैनल हैं, बुकशाला हमारा चैनल नहीं है, हमारा चैनल है हिंदी बुकशाला। तो वो हिंदी बुकशाला की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के जो पूरी किताबें पढ़ेंगे हम आगे से। अब तक हमने इस पे गोदान, आपका बंची सब पढ़ लिया, वो सब आपको बुकशाला, हिंदी बुकशाला पर मिलेंगी। तो आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सरस्वती पांडे जी और गोविंद पांडे जी लिखते हैं कि लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से ही हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। तो हमने कल की कक्षा में देखा कि जैसे जैसे छायावाद समाप्त हो रहा है, जैसे जैसे छायावाद समाप्त हो रहा है, तो उसमें उसके जो कवि हैं जैसे कि पंत हैं, इसके अलावा निराला हैं। पंत की प्रगतिवादी रचनाएं हमने देखी। निराला की कुकुरमुत्ता तो प्रमुख प्रगतिवादी रचना है। इसके अलावा उनके नए पत्ते काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो ये लोग तत्कालीन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार रचनाएं करने लगे, जैसी कि समय की मांग थी। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, आप देखेंगे कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व की रचनाएं हैं। 1936-1942 का समय है। ठीक है, तो अंग्रेजों को भारत से भगाना था, उसके लिए लोगों को जागृत करना था। तो राष्ट्रीय भावना को जगाने का, जागृत करने का कार्य तो द्विवेदी युग के कवियों ने कर दिया। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखी। उसके अलावा राम नरेश त्रिपाठी हैं, और अभी कल ही छायावाद में बालकृष्ण शर्मा नवीन को हमने पढ़ा सुबह की कक्षा में। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो लोगों को जागृत करने का कार्य तो द्विवेदी युग से प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे जागृत भावना को विकसित करने का, राष्ट्र के प्रति प्रेम को विकसित करने का कार्य तो वहां से चालू हो गया। लेकिन अब सीधा लिखना, क्योंकि उस समय तक तो अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो संभव नहीं था। लेकिन अब प्रगतिवाद की रचनाओं में मार्क्सवाद जिसे कहते हैं, पाश्चात्य विचार आए।
मार्क्सवाद से ही प्रगतिवाद शब्द संबंधित है। तो अब क्या है, सीधा सीधा बताया गया कि किस प्रकार शोषक जो वर्ग है, एक मजदूर वर्ग है और एक स्वामी वाला वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, तो किस प्रकार मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, ये सब चीज़ें अब प्रगतिवाद का विषय वस्तु बन गई। यानी लोगों को बदलती हुई परिस्थितियों के विषय में इन कविताओं के माध्यम से जो प्रगतिवाद में लिखी जाएंगी सचेत किया जा रहा था। सीधा सीधा उन्हें बताया जा रहा था कि किस प्रकार आपके साथ अन्याय हो रहा है। उस अन्याय का विरोध करने का जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वह इस काव्य में हमें देखने को मिलेगी। 1936 में आपने देखा होगा मुंशी प्रेमचंद का यह है कि देहावसान का लगभग वही समय है। इसमें गोदान उपन्यास उन्होंने लिखा। ठीक है, अब गोदान पढ़कर किसको ये समझ में नहीं आता कि भाई किस तरीके से गांव का जो कृषक गरीब वर्ग है वह उसका शोषण हो रहा है, वो किस प्रकार दयनीय दशा में जी रहा है। ठीक है, तो वो तो उस समय की महागाथा। तो इस प्रकार के गोदान का मैंने उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि गोदान उपन्यास हम अपने चैनल पे पढ़ चुके हैं और बहुत सारी परीक्षाओं के सिलेबस में भी है। तो इस तरीके की रचनाएं अब यहाँ लिखी जाने लगी। तो कैसे मानते हैं कि प्रगतिवाद प्रारंभ हुआ? लखनऊ में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ, परीक्षा में पूछा हुआ है, और अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। किसी भी काल को पढ़ाने से पहले ये जो मैं आपको भूमिका बताती हूँ ये उसकी प्रवृत्तियाँ या परिस्थितियाँ हैं। यदि आप सिर्फ हिंदी साहित्य को पहली बार पढ़ रहे हैं और इन सब रचनाओं को और काव्य पंक्तियों को बिना समझे, बिना अवधारणा को समझे रटने का प्रयास करेंगे, तो जब परीक्षा में काव्य पंक्तियां आएंगी ना आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल के जो राइटर्स हैं आप उनमें हाँ देखिए महादेवी वर्मा की आप पहचान लोगे, लेकिन बाकी सब में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से कवि की कौन सी रचनाएं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कवि कौन सी धारा का है। ठीक है, तो इसलिए जो भूमिका के रूप में मैं आपको समझाती हूँ वो कहीं ना कहीं शुक्ल जी की बुक से प्रेरित होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी के लिए बेस्ट बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल की, पढ़ लीजिएगा, चैनल पे उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में पहली बार तैयारी कर रहे हो तो सरल इतिहास पढ़िएगा, वो भी उपलब्ध है। सन 1934 ईस्वी में गोरकी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। यह विश्व का पहला लेखन संगठन था। तो जैसा कि मैंने कहा कहीं से तो प्रेरणा ली जाएगी, तो सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ? रूस में हुआ। ठीक है, 1934 में, और अपने यहाँ कब बना? 2 साल बाद 1936 में। वहाँ पे किसने नेतृत्व किया था? गोरकी ने, और हमारे अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद। ठीक, 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोर्स्टर ने मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, K.M. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, S. सिन्हा, मोहम्मद तासीन ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। तो ये मुल्कराज आनंद की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है। सज्जाद जहीर जी हैं, मुल्कराज आनंद जी हैं, ज्योति घोष हैं, बहुत बड़ी भूमिका रही। तो हमारे भारत में तो 1936 में प्रथम बार प्रगतिशील लेखक संघ बना, लेकिन उससे पूर्व कहाँ पर? इंग्लैंड में सबसे पहले जुलाई 1935 में ही जो है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का निर्माण हो गया। ठीक है, ये इन लोगों ने इंग्लैंड में किया पहले, और उसके बाद 1936 में भारत में बना, क्योंकि भारत में परिस्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत थी, अंग्रेजों का राज्य था, तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद और साम्यवाद की आप बात करते हो ना, वही साहित्य के क्षेत्र में क्या हो जाता है? प्रगतिवाद हो जाता है। यानी उस तरीके की जो विचारधारा है, जब आप उसको कविता के रूप में लिखेंगे, समाजवादी विचारधारा को या साम्यवादी विचारधारा को से संबंधित कविता करेंगे, तो वो प्रगतिवाद के अंतर्गत आएगी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार समझा रही हूँ कि सुमित्रा नंदन पंत हालांकि छायावादी कवि हैं, किंतु उनकी सभी रचनाएं तो छायावाद की समय सीमा तो बहुत कम है, लगभग 20 वर्ष के करीब छायावाद चला है, लेकिन इनका लेखन कार्य लंबा चला है। तो बाद की जो है कविताएं जैसे युगवाणी है, इनमें
प्रगतिवाद की झलक देखने को मिलती है। इसीलिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण कृत ब्रजभाषा काव्य करुण सत्सई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है कालक्रम की दृष्टि से, क्योंकि उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत से पहले लिख दिया करुण सत्सई। इसका भी हमने पढ़ा था अभी इसी बुक में पिछली कक्षा में, तो उसको माना जाएगा अगर कालक्रम के अनुसार मिलोगे पूछेगा तो। लेकिन सर्वाधिक प्रखर, सर्वाधिक मुखर, सर्वाधिक ज़्यादा स्वर किस में मिला? युगवाणी में प्रगतिवादी स्वर ज़्यादा मिला देखने को, मतलब स्पष्ट मिला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। काल क्रमानुसार जो प्रगतिवादी लेखक हैं उनका हम जीवन मरण देखेंगे, ताकि परीक्षा में जब क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न आए जिसमें लेखकों को भी पूछा जाता है तो गलती की संभावना ना हो। सर्वप्रथम केदारनाथ अग्रवाल का संक्षिप्त जीवन वृत्त देते हुए लिखते हैं पांडे जी, जीवन काल रहा 1911 से 2000, जन्म स्थान कमासीन बांदा, माता पिता हैं हनुमान प्रसाद और घिसट्टो देवी, पत्नी है पार्वती और प्रथम संग्रह है युग की गंगा। अब होता क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत की युगवाणी और केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा दोनों नाम एक से होने के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं, परीक्षा में संशय की स्थिति में आ जाते हैं, और जो पेपर सेट करता है वो जानबूझकर युग गंगा, युगवाणी, युगधारा, जबकि युगधारा नागार्जुन की, इन सभी रचनाओं को एक साथ लिखेगा रखता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, अब युग की गंगा, युगधारा, युगवाणी ये सभी प्रगतिवादी रचनाएं हैं, लेकिन इनके लेखक अलग अलग हैं। आशा करती हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं स्पष्ट कर पा रही हूँ कि बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़नी है चीज़ें। समझने के लिए शुक्ल की बुक है और तथ्यों को एक जगह रखना है, तो ये आपको यह वाली बुक जो है पढ़नी पड़ेगी। लेकिन कुछ कमियां हैं, सभी पुस्तकों में कुछ कमियां हैं, इसमें भी कुछ कमी है। जैसे कि आप जब रीतिकाल को समाप्त करें और आधुनिक काल को प्रारंभ करें तो उसके बीच में फोर्ट विलियम कॉलेज वाला खड़ी बोली का विकास वाला जो चैप्टर है वो शुक्ल की पुस्तक से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें नहीं दिया हुआ है और प्रश्न वहाँ से निश्चित आएगा। ठीक, बाकी मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कुछ नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करवा दूँ, और धीरे धीरे ही काम कर पाएंगे, उतना समय भी नहीं मिलता है। लेकिन ये अच्छी तथ्यात्मक पुस्तक है यदि एक जगह सभी तथ्यों का संकलन चाहिए तो। अब थोड़ा सा पानी पिएंगे और उसके बाद सुबह भी आपको मैंने एक कक्षा करवाई थी, कल मैं नहीं डाल पाई थी, इसलिए मेरा प्रयास है कि आज मैं दो कक्षाएं एक साथ करवा दूं आपको। वो मैंने सुबह डाल दी थी इसीलिए, और सुबह का सारा काम छोड़कर आपके लिए कक्षा तैयार करी, सुबह डाल दी ताकि दोपहर में जब आप आराम करने जाएं उस समय आप उसे देख पाएँ। और यह मैं शाम को डाल रही हूँ, अभी 4-5 बजे का समय है, 4-4:30 बजे हैं। चाय पी के फ्री हुए हैं, सबको चाय बना के मैंने पिला दी है और उसके बाद आपके लिए कक्षा तैयार करने आ गई हूँ, क्योंकि आप रात को सोने जाएं तब आपको ये कक्षा उससे पूर्व मिल जाए और आप पढ़ लें। कारण यह है कि कल कक्षा नहीं डाल पाई, उसकी पूर्ति तो करनी है, इसलिए भी 2 क्लास हैं। और इसके अलावा भी कारण यह है कि इस पुस्तक के माध्यम से रिवीजन और मूल्यांकन आपका अच्छा हो जाएगा। दूसरा, बहुत सारी परीक्षाएं नज़दीक आ गई, तो उससे पूर्व हिंदी साहित्य का इतिहास मैं पूरा करवा दूं, ऐसा मेरा प्रयास है। बहुत कुछ हमें अभी पढ़ना है और तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। ठीक है, अब कछुआ वाली गति से तो काम नहीं होगा। हाँ, खरगोश वाली दौड़ लगाने से भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप पुस्तकें तो कर लेंगे लेकिन समझ कुछ नहीं आना है। और कछुआ से थोड़ी तेज रखेंगे, खरगोश से थोड़ी धीमी रखेंगे, मध्यम मार्ग का चुनाव करते हुए आगे अपनी परीक्षा की तैयारी को हम बढ़ाएंगे। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। तब वे ब्रजभाषा में कवित्त सवैया छंद में लिखते थे। तो केदारनाथ अग्रवाल का नाम क्या है? बालेंदु, यानी कि बालक वाला, चंद्रमा, इंदु यानी चंद्रमा, बाल यानी बालक, तो चंद्रमा रूपी बालक कह लीजिए जो भी, तो बालेंदु नाम से करते थे। ये उपनाम भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। पहले ये ब्रजभाषा में कविता करते थे, क्योंकि सभी लोग पहले ब्रजभाषा में ही कविता करते थे, बाद में खड़ी बोली की तरफ आए हैं। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया है। केदारनाथ अग्रवाल की क्रमानुसार सूची यह है:
और आपको ये सूची बहुत ढंग से देखनी पड़ेगी डियर, क्योंकि यहाँ से क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक, युग की गंगा 1947, नींद के बादल 47, लोक और आलोक 57, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965। अब आप फर्स्ट पे निशान लगाइएगा और फोर्थ पे निशान लगाइएगा। ठीक है, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 78, पंख और पतवार 79, बम्बई का रक्त स्थान 81, हे मेरी तुम 81, मार प्यार की थापें 81, कहें केदार खरी खरी 83, अपूर्वा 84, जमुन जल तुम 84, बोल बोल अबोल 85, जो शिलाएं तोड़ते हैं 85, आत्मगंध 88, अनहारी हरियाली 90, खुली आंखें खुले डैन 93, पुष्पदीप 94, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। और 2000 में इनकी डेथ हो गई, यानी अपनी मृत्यु से 4 साल पहले तक ये लिख रहे थे और उम्र भी इनकी अच्छी खासी थी, 90 के करीब इन्होंने उम्र पाई है। तो बड़ा साहसिक काम है इस तरीके से रचनाएं करना। देखिए, रचना तो जो उसके मन में आएगी वह पूछ सकता है पेपर सेट करने वाला, लेकिन फिर भी मैं निशान लगवा देती हूँ उन रचनाओं पर जो पुराने पेपर में पूछी गई हैं और जिनकी संभावना ज़्यादा है। हजारों कवि हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत और उनकी लाखों उनकी रचनाएं, तो हजारों कवियों की लाखों रचनाएं हम याद नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ आधार बनाकर, कुछ ना कुछ जो है सूक्ष्म वो लेकर हमें रचनाओं को चुनाव करना पड़ेगा और वो हम याद करके अच्छे से तैयार करके जाएंगे। और कोई भी परीक्षा आप दें उसमें से 2 से 3 प्रश्न ऐसे आएंगे ही जो पहली बार मतलब उस क्षेत्र में पहली बार ही, क्योंकि हर पेपर सेट करने वाला कुछ नया करने के प्रयास में ऐसी जगह से प्रश्न लाता है जो किसी को नहीं आएंगे। तो पेपर में कुछ 3-4 प्रश्न ऐसे आएंगे कि आपको हवा नहीं लगनी कि वो प्रश्न कहाँ से आए, उनकी ओर चिंतित मत होइएगा। ठीक है, आप मेरिट से बाहर उन प्रश्नों की वजह से होते हैं जो सरल होते हैं, क्योंकि सरल प्रश्नों का उत्तर जब सब लोग देते हैं और आप नहीं दे पाते तो आप मेरिट से बाहर होते हैं। कठिन स्तर के जो प्रश्न है ना, उनका उत्तर बहुत कम विद्यार्थी देते हैं, तो उस वजह से आप कभी भी मेरिट से बाहर नहीं होते। ठीक है, हाँ, अगर आप कठिन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन सरल प्रश्नों को बिल्कुल गलत नहीं करना है। ठीक है, अब नागार्जुन जी का संक्षिप्त जीवन वर्ष हम देखेंगे बाबा का। इनका भी रहा, इनका जन्म तो वही है जो केदारनाथ अग्रवाल का है, 1911 में ये भी जन्मे हैं। केदारनाथ जी अग्रवाल जी 2000 में चले गए और ये उनसे 2 साल पहले 98 में चले गए। जन्म स्थान है तरौनी दरभंगा, मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र, बहुत बार पूछा गया है। माता पिता हैं गोकुल मिश्र और उमा देवी, उपनाम है यात्री और नागार्जुन, तो नागार्जुन तो इनका नाम ही है, यात्री है। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। इनके बारे में अच्छी बात क्या है कि ये संस्कृत और मैथिली में भी लिखते थे। ठीक है, मात्र हिंदी ही नहीं बल्कि संस्कृत और मैथिली में लिखने वाले आधुनिक काल के कवि कौन हैं? नागार्जुन। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना है राम के प्रति, जो 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी। नागार्जुन की रचनाएं देख लेते हैं काल क्रमानुसार। युगधारा 1953। अब उनकी युगधारा, युग की गंगा 1947 में आई है अग्रवाल जी की, इनकी युगधारा 1953 में आई है, निशान लगाइएगा। सतरंगे पंखों वाली 1959, इसको भी निशान लगाइएगा। प्यासी पथराई आंखें 62, भस्मांकुर 71, तालाब की मछलियाँ 75, ये पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 80, तुमने कहा था 80, हजार हजार बाहों वाली 81 और पुरानी जूतियों का कोरस 83। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में, जैसा कि मैंने कहा ये प्रथम 5 रचनाएं इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा जिसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर 1968 में उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये पूछी हुई रचनाएं और जिन रचनाओं पर जिन कवियों को साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ या कोई भी पुरस्कार मिला है वे रचनाएं अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहंसा ही स्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है
कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। कौन सा? प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है। इसके अलावा डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। तो अभी नागार्जुन का साहित्य तो अभी हमने नहीं पढ़ा है, जल्दी ही पढ़ेंगे। विशेषतः बादल को घिरते देखा ये जरूर पढ़ेंगे। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। कविताएं जो प्रसिद्ध हैं वह है बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांच पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। तो सर्वाधिक जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है बादल को घिरते देखा है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान और अकाल और उसके बाद। तो अकाल उसके बाद और बादल को घिरते देखा है, नेट के सिलेबस में है, जल्दी ही पढ़ेंगे। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। शिव मंगल सिंह सुमन भी प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। संक्षिप्त जीवन वृत्त देखेंगे। जन्म स्थान 1915 2002 में गए हैं, ये जीवन काल है। जन्म स्थान झगरपुर उन्नाव है। मूल नाम शिवमंगल सिंह है, उपनाम है सुमन और प्रथम संग्रह है हिल्लोल। अब या तो माता का नाम सुमन होगा या पत्नी का नाम सुमन होगा, ठीक है, अगर विवाह हुआ है तो। माता पिता का नाम दिया नहीं है इसलिए मैंने कहा। प्रथम संग्रह हिल्लोल 1939 में प्रकाशित हुआ। शिवमंगल सिंह की प्रमुख रचनाएं हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमाचल, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी, उन्मुक्त गगन के। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं हैं गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का जीवन वृत्त देखते हैं। 1917 से 2007 चिरानी पट्टी सुल्तानपुर में जन्म हुआ। मूल नाम वासुदेव सिंह था, उपनाम त्रिलोचन था, प्रथम संग्रह था धरती। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। सुल्तानपुर के थे तो कवि अवध का किसान कवि कहा है। कालक्रमानुसार देख लेते हैं। धरती 1945, गुलाब और बुलबुल 56, दिगंत 57, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूँ 1981, अर्घान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 85, फूल नाम है एक 1985, अनकहनी भी कुछ कहनी है 86। दो रचनाओं पर लगाएंगे आप वासुदेव सिंह त्रिलोचन की। इनका उपमान नाम पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। प्रगतिवादी कवियों के उपनाम जरूर रटिएगा और छायावादियों के रट लीजिएगा। तो छठे नंबर पे लगाइए उस जनपद का कवि हूँ और तुम्हें सौंपता हूँ। ये दो आपको विशेष देखने हैं, बाकी याद तो सभी करने हैं अगर आप कर सकते हो, लेकिन सब याद ना हो तो ये कर लीजिएगा। पहली रचना जो धरती है उसको भी ध्यान रख लीजिएगा, सही रहेगा, क्योंकि इनको अवध का किसान कवि का। किसान किससे संबंधित है? धरती से। अवध तो उस जनपद का, कौन से जनपद का? अवध जनपद का किसान हूँ। और तुम्हें सौंपता हूँ, क्या सौंपता हूँ भाई? देश को आज़ाद कराना है, ये भार तुम्हें सौंप रहा हूँ। तो ये त्रिलोचन जी हैं, 3 लोचन हैं इनके। अमोला चित्रलोचन जी की अवधि काव्य कृति है, 1990 में प्रकाशित। इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित हैं। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। सोनेट होता है लगभग दुख भरा गीत या ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। रांगे राघव का मूल नाम त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य है। रांगे राघव ने 3 आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं, अजय खंडर, मेधावी और पांचाली। ध्यान से देखिएगा, पांचाली 1955 जरूर देखिएगा थोड़ा सा इसको ध्यान से। अजय खंडर में 3 शीर्षकों झंकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। रांगे राघव के 2 मुख्य रक्षक है, पिघलते पत्थर 1946 और राह के दीपक। बस यहाँ पर इनका संक्षिप्त परिचय देके समाप्त कर दिया है इसका काव्य और कृतियों को। रांगे राघव के पिघलते पत्थर 46 आप याद रखिएगा, राह के दीपक। अब प्रगतिवादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ तो आपकी लगभग 20-25 मिनट की कक्षा होगी, इससे समाप्त करेंगे, ठीक है। काव्य पंक्तियों को नई कक्षा में पढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा जब हम जैसे आपने आज कवि पढ़े और उनके ग्रंथ पढ़े तो इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इनकी प्रमुख लाइनें, क्योंकि अब हमने ये तो देख लिया कि इनकी किताबें कौन कौन सी हैं, अब उन किताबों से पूछी जाने वाली प्रमुख काव्य पंक्तियों को भी हम देख लेंगे। जल्दी ही इसकी क्लास में मैं आपसे मिलूंगी। इसके अलावा नए विद्यार्थी हिंदी बुकशाला को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं। सब्सक्राइब करना तो आप इस चैनल को भी भूल जाते हैं, मुझे नहीं पता उसका क्या कारण है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि
इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में सभी विषय सामग्री एक ही जगह पर मिल जाएगी। ठीक है, आपकी जो अब निबंध सारे एक जगह इसमें बने लगे हुए हैं। शुक्ल के निबंधों की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं। बार बार मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा दुख तो होता है कि जब आप वीडियोस देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। दुख से तात्पर्य ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई, लेकिन फिर भी एक चाह रहती है, क्योंकि देखिए कि अपने समय में से निकाल के आपके लिए 15-20 मिनट यदि पुस्तक में पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों में शेयर कर दें। सभी भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें सभी में कोई ना कोई परीक्षा आयोजित हो रही है और आप सभी अलग अलग राज्यों से संबंधित है, तो अपने क्लासमेट को, अपने रूममेट को आप ये नेटशाला वाली वीडियो शेयर करें। और हिंदी बुकशाला चैनल तो सिर्फ हिंदी वालों के लिए नहीं है, सभी के लिए है, क्योंकि उसमें तो हम उपन्यास कहानियाँ पढ़ रहे हैं, तो वो आप अपने परिवारजनों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।